साल 1942। महात्मा गांधी के कहने पर भारत के कोने कोने से लोग रस्तों पर उतरकर अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो के नारे लगाने लगे। अब अंग्रेज सरकार के पास इन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके जेल में भर्ती करने के अलावा कोई चारा ना रहा। हजारों क्रांतिकारी जेलों में भर्ती हो रहे थे। सरकार को जेल कम पड़ रहे थे। ये कहानी ऐसे ही एक छोटे से जेल को संभालने वाले जेलर मूलचंद की है। मूलचंद का जेल था बनारस के नजदीक एक छोटे से कस्बे में। जेल के साथ साथ उसका एक सरकारी क्वार्टर था। मूलचंद वहां अपनी बूढ़ी बहरी माँ, अपनी पत्नी मंदाकिनी, दो बेटियां आशा और उषा और एक लाडले बेटे विक्रम के साथ रहता था। अचानक मूलचंद को एक सुबह सरकारी खत मिलता है कि 3 राजकीय कैदी जो 1942 के आंदोलन में पकड़े गए हैं, उसके जेल में भेजे जा रहे हैं। आज तक मूलचंद ने जेब कतरों और गुंडों को संभाला था। अब ये नई आफत से वो कुछ डरे हुए थे। उसमें से एक कैदी महिला थी और मूलचंद के जेल में महिला कैदी आज तक आई नहीं थी, तो उसकी घबराहट जायज थी। वो सुबह से अपने असिस्टेंट कदम को यहां वहां दौड़ा रहा था। अरे, ये कौन है? मंदाकिनी भाभी? अरे, रोज की तरह खाने का डब्बा लेके आई होगी। चलो देखते हैं। अरे भाग्यवान, क्या समय है ये? तुम्हें खबर भी है कि बाहर क्या हो रहा है? ये ये डब्बा कौन देता है ऐसे में? हाँ, पर आपके भोजन का समय हो गया था, इसलिए मैं डब्बा ले आई। और आपकी दवाई लेनी भी तो है, उसके पहले भोजन करना होगा। मैं दवाई भी लेकर आई हूँ। अरे, बटुआ कहाँ गया? आशा, विक्रम, फिर से बटुआ लिया मेरा। अरे अरे, इन बच्चों को तुम जेल की कोठरी में ही रख दो। कोतवाल के घर चोर पैदा हुए हैं सबके सब। हाँ, ठीक है। कदम, तुम साहब को दवाई दे देना। रुको शैतानो, मैं तुम्हारी अभी खबर लेती हूँ। अरे कदम, ये कैदियों को लेकर कब आएगा? ये आ गया। कहाँ है? कहाँ है? नहीं नहीं, कैदी नहीं, विक्रम है। अरे ये विक्रम यहाँ क्यों आ रहा है? डब्बे के साथ साथ पूरा खानदान आ जाता है। मंदाकिनी किधर गई? उसे बोलो देखे इसे। भाभी तो कब की चली गई साहब। तो फिर ये यहाँ कैसे है? अरे विक्रम, माँ के पास जा, लेकर जा कदम इसे और क्वार्टर तक छोड़ कर आ। पिताजी, आशा दीदी मुझे परेशान करती हैं। मेरी बर्फ की गोली भी धक्का देकर गिरा दिया। विक्रम बेटा, बर्फ का गोला गिर गया तो दूसरा दिला देते हैं और घर चलकर आशा दीदी की भी शिकायत करते हैं। चलो चलो। आह, हाय, आज 20 वर्ष हो गए नौकरी करते करते, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी पहली दफा मिली है। 3 राजकीय वीआईपी कैदी मेरी जेल में। अरे अरे, जितना लगता है उतना आसान नहीं है ये। इनको संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। सबके सब उच्च शिक्षित और जानकार। फाइल देख लेता हूं इन सबकी ठीक से। इनके हिसाब से चले तो ये पूरी जेल को अपनी जेब में रख ले, और अगर सख्ती से पेश आए तो फिर ना जाने आंदोलन, भूख हड़ताल और क्या क्या कर दे। जेलर का इंतजार आखिर खत्म होता है। सिपाही 3 कैदी लेकर आता है और सलाम करता है। जेलर घबराया हुआ से एकदम सावधान मुद्रा में खड़ा है। हालांकि आप लोगों राजनीतिक कैदियों के नियम जानते होंगे, पर उन्हें पढ़ देना मेरी ड्यूटी है। नियम नंबर 1, आप अपने कपड़े पहन सकते हैं। हैं? क्या मतलब? अब मेरा 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 मतलब है कि
कैदियों की वर्दी पहनना आपके लिए आवश्यक नहीं है। नियम नंबर 2, आपको पढ़ने के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी और अंग्रेजी अखबार व एक हिंदी अखबार दिया जाएगा। नियम नंबर 3, आप हर महीने अपने लिए 20 रुपए तक का सामान खरीद सकते हैं, वो आप सबको जांच करके दिया जाएगा। और नियम नंबर 4, आप हर महीने 4 पत्र भेज सकते हैं और 4 पत्र मंगा सकते हैं। आपके द्वारा लिखी हुई प्रत्येक पंक्ति और आपको भेजे गए पत्र की भी प्रत्येक पंक्ति की पढ़कर जांच होगी और जहां भी किसी तरह का शक हुआ तो उस पर काली स्याही लगाकर फिर ही वह पत्र भेजा जाएगा। इसका पूर्ण अधिकार मेरे यानी के जेलर मूलचंद के पास है। बाकी नियम सिपाही आपको समझा देगा। अब आप अपनी कोठरी में जा सकते हैं। रामविलास सेठ, कोठरी नंबर 4। तारा रानी देवी, कोठरी नंबर 2, महिला विभाग। और आखिर में आप सुखान महात्रे, आप इस बगल वाली कोठरी में। चलो कदम, आज से तुम पर भी जिम्मेदारी बढ़ गई है, एक्स्ट्रा अलर्ट रहना। जी साहब। जेलर मेज कुर्सी पर बैठा है। मेज पर काली स्याही की बोतल और कलम है। तारा रानी और सुकांत एक सुर में वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं और रामविलास सेठ कुछ लिख रहे हैं। जब से राजकीय कैदी आए हैं तब से ये रोज का सिलसिला है इस जेल का। कदम जेलर के पास पत्रों का गट्ठा लाता है। साहब, आज सभी के पत्र हैं। रामविलास सेठ के 2 पत्र हैं। हाँ भाई, पढ़ता हूं। पिछले महीने भर से यही तो काम कर रहा हूं। अत्र कुशलम तत्रास्तु। ठीक ही है ये तो। आगे बढ़ते हैं। रामविलास सेठ का पत्र पढ़ता हूं। प्रिय मदन लाल, मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। कुछ 5-10 हजार के चढ़ावे से यदि मुक्ति मिल जाती है तो कोई इंतजाम कराओ। ये आजादी के चक्कर में तो उम्र जेल में ही कट जाएगी ऐसा लगता है। अच्छा, ये क्या चढ़ावा? चढ़ावे में छुपा के रिश्वत की बात? मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं, अभी स्याही लगाता हूं। बहुत चालाक बन रहे थे सेठ जी। अगला पत्र किसका है? अच्छा, सुकांत महात्रे का। प्रियत में ये क्या लिखा है? अरे कहीं किसी ने सुना तो नहीं? प्रिय सुनंदा, लोगों के लिए यह एक जेल है, पर मेरे लिए तो एक स्वर्ण मंदिर ही है। स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए मैं यहाँ हूँ और मुझे गर्व है कि देश के लाखों अन्य लोगों की तरह मेरा भी कुछ योगदान रहेगा इस महान उद्देश्य में। हाँ, तुम्हें और विजय को पीछे छोड़ आया हूँ। तुम्हारी याद भी 24 घंटे आती है। जो व्यथा है सो है, जो दूरी है सो है। किंतु वह व्यथा भी कितनी मीठी है, यह दूरी भी कितनी अच्छी है, कितनी मधुर, कितनी सुकूनदायक। मेरी रानी, अपने मन के मंदिर में मैं केवल तुम्हारी ही मूरत पाता हूं। तुम्हारी मीठी वाणी मुझे इस क्षण भी एक गीत की तरह सुनाई देती है। तुम्हारे व्यक्तित्व की सुंदर आभा मुझे लोहे की सलाखों और पत्थर की दीवारों के बीच भी जीवित रखे है।
मेरे जीवन के रोम रोम और कण कण में तुम ही व्याप्त हो और व्याप्त होकर मुझे चेतना और स्फूर्ति देती रहती हो। सच बताओ नंदा, ये मेरे पिछले जन्म का कौन सा पुण्य है जो तुम मेरे भाग्य में आई? तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा सुकांत। जेल से ये ऐसा पत्र लिखा है? वाह, रुक, अभी स्याही लगाता हूं। पर इसमें स्याही लगाने जैसा तो कुछ अंश है ही नहीं। ये लीजिए आपका डब्बा। धन्यवाद प्रियतम। अरे, मुझसे कुछ कहा क्या? अपना खाना और दवाई लेना मत भूलना। हाँ हाँ, खाता हूँ और दवाई भी लेता हूँ। मेरा कितना ख्याल रखती हो मेरी रानी। आपने फिर कुछ कहा क्या? खाना खा लीजिए, बहुत भूख लगी है लगता है। दिमाग नहीं चल रहा, ना जाने कैसी कैसी आवाजें निकाल रहे हैं। कदम, इन्हें खाना टाइम पे खिला देना। जी हजूर। कदम तो समझ गया, पर जेलर साहब की रानी न समझ पाई। ऐसा ही सिलसिला रोज चलता रहा और अब जेलर साहब को पत्रों को पढ़ने की आदत लग गई। साहेब, आज के पत्र। अरे वाह, आ गए। चलो देखते हैं। ये क्या, सुकांत का पत्र ही नहीं है? अरे सुकांत महाशय, अरे जनाब, आप महीने में 4 पत्र लिख सकते हैं, मालूम है ना। कागज कम पड़ रहा हो तो मुझे बताइए, मैं लाकर देता हूं या कोई और वस्तु उपलब्ध कराऊं? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। अच्छा, न जाने क्यों इस बार पत्र नहीं लिखा इन्होंने। जेलर साहब, मैं बस अपने पत्र के उत्तर का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये बात है। दिन बीतते रहे, जेलर पत्र पढ़ता रहा, काली स्याही लगाता रहा, बीच बीच में अपनी जवानी के दिन याद करके गीत गुनगुनाता रहा। साहेब, ये पत्र आए हैं। लाओ दो, भोजन करके पढ़ता हूं। अरे ये क्या, गुलाबी लिफाफे में ये पत्र सुनंदा महात्रे ने भेजा है। जरूर सुकांत के पत्र का उत्तर होगा। कदम, अरे जाओ जरा क्वार्टर में जाके देखो कि तुम्हारी भाभी की को किसी मदद की जरूरत तो नहीं। चलो अब एकांत में ये पढ़ा जाए। प्रियतम, प्रियतम, तुम जेल में कैद हो, इसका मुझे कोई पछतावा नहीं। उल्टा मेरा सीना तो मातृभूमि के लिए तुम्हारी इस लड़ाई से और चौड़ा हो गया है। मेरे दोस्तों और करीबियों के बीच मेरा श्रेय बढ़ गया है। हम सभी को आप पर गर्व है। मुझे यकीन है
कि जब विजय भी बड़ा होगा तो वो भी अपने पिता की तरह देश के लिए बलिदान देकर महान बनेगा। हाँ, विरह का दुख मुझे भी बुरा लगता है, पर जैसा तुमने कहा ये पल मधुर भी है। तुम्हें याद है बीते 8 साल शादी से पहले तुमने एक मोगरे का गजरा मेरे बालों में लगाया था? वो याद फिर से जिंदा करने के लिए पत्र के साथ उसे भी भेज रही हूँ। इसमें मोगरे और तुम्हारी महक आज भी है। याद है वो दिन जब हम पहली बार मिले थे? 8 साल पहले, मानो 8 दिन भी ना हुए हो। आज भी ये पुष्प मुझे वो दिन याद दिलाते हैं, तुम्हारा स्पर्श वापस ले आते हैं। आपके इंतजार में सुनंदा। खत से जी भरता ही नहीं, अब नैन मिले तो चैन मिले। खत से जी भरता ही नहीं, अब नैन मिले तो चैन मिले। मिलना हो तो कैसे मिले हम, मिलने की सूरत लिख दो, मिलने की सूरत लिख दो। नैन बिछाए बैठे हैं हम, कब आओगे खत लिख दो। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, फूल तुम्हें भेजा है खत में। प्रिय प्राण सखे, आपके पत्र से मानो पिछले 8 वर्ष एक स्वप्न की तरह मेरी आंखों के सामने आ गए। अब हम न केवल मन और शरीर से बल्कि आत्मा से भी एक हैं। आप पिछले 8 वर्षों में मेरे जीवन के सभी कठिन और मधुर क्षणों में भागीदार रही और आगे भी रहेंगी। पता है, सबसे खुशी के पल वो होते हैं जब मैं आपको खत लिखने बैठता हूँ। ऐसा लगता है कि आप मेरे सामने ही बैठी हैं और मैं आपसे दिन भर बात कर रहा हूँ। लज्जा तो नहीं आ रही, मैं तो बस चिढ़ा रहा था। कितना प्यारा, कितना मधुर, एकदम पुराने दिनों जैसा। मैं हर रात अपनी कोठरी में तारों को देखता हूँ। हो सकता है कि वो सितारे आपको भी देख रहे हो और मेरी इच्छा आप तक पहुंचा जाए। कितने खुशनसीब है ना ये सितारे जो आपको और मुझे देख पा रहे हैं। मैं उनसे प्यार करता हूं पर बहुत चिढ़ता हूं। खैर, प्रिय, भले ही मैं यहाँ अनिश्चित काल के लिए, तो मुझे यकीन है कि आप और मैं जल्द साथ होंगे। हम जल्द जीतेंगे, जल्द ही साथ जिएंगे। आप भी यकीन रखिए, आप भी हौसला रखिए। रात जल्द बीत जाएगी और जल्द ही भोर हो जाएगा। अगर आपका प्यार ना होता ना, तो मैं इन मुश्किल दिनों के पहाड़ को अकेले पार नहीं कर पाता। हमेशा आपकी याद में, सुनंदा का सुकांत। आखिर कई महीने बाद ये सिलसिला खत्म हुआ और कैदियों की रिहाई का दिन आया। जेलर एक एक करके सबसे मिलते हैं और अभिवादन करते हैं, लेकिन सुकांत के सामने जाकर थोड़ा ठहर जाते हैं। फिर किसी तरह अपनी भावनाओं को जीतकर उसे भी अभिवादन करके
विदा करते हैं। क्या कमाल जोड़ा है सुखांत और सुनंदा का। बाहर सुनंदा आई है। सच में उन पत्रों को पढ़कर आनंद आ गया। पत्र लिखना तो और बढ़िया विचार लगता है। मैं कब ऐसे पत्र लिख पाऊंगा? शायद मेरी बेटियां बड़ी हुई और विक्रम पढ़ाई के लिए विदेश चला गया, और ऐसे में अगर विक्रम की मां अपने मायके, अरे हाँ, आज से उसे विक्रम की मां नहीं कहूंगा, मंदा। हाँ, मंदा। आज से उसे मंदा बुलाऊंगा। मंदा मायके जाती है तो वो मुझे पत्र लिखती है क्या? वो इतना तो पढ़ी है कि मुझे एक प्यारा पत्र लिख सके। फिर उसने मुझे आज तक एक भी पत्र क्यों नहीं लिखा? हर बच्चे के जन्म के बाद 6-6 महीने वो मायके में गुजाराती है, पर आज तक एक भी पत्र नहीं लिखा। पर महाशय, आपने भी तो कभी कोई पत्र नहीं लिखा मंदा के लिए। अभी इतने भी बूढ़े नहीं हुए, और मैं तो बिल्कुल नहीं। चलो, अब भी समय नहीं बीता है, मैं आज ही पत्र लिखता हूं। पर महाशय, एक ही घर में रहते हुए भी कोई पत्र लिखता है? सीधा बोल ही देना चाहिए। हाँ, मैं आज ही बोल दूंगा। पर नहीं, सीधा बात करने में वो मजा क्या जो पत्र लिखने में और फिर उत्तर का इंतजार करने में है। जो लिखा है उसे पढ़ने में और फिर सामने से आए उत्तर की अपेक्षा में यादें ताजा करने में जो आनंद है, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। पर पत्र लिखूं कैसे? कुछ तो करना होगा। खैर, अब मुझे 1 महीने की छुट्टी मिल रही है। अगर मैं रमेश के पास और 2-3 महीने की छुट्टी लेके चला जाऊं तो सही रहेगा। फिर वहीं से पत्र लिखूंगा। आखिर सबसे अच्छा दोस्त कब काम आएगा? आज ही मैं रमेश को बताता हूं और छुट्टी की अर्जी डाल देता हूं। बहुत सोच विचार के बाद जेलर साहब ने अपनी पत्नी को जाकर बता दिया कि वो तबादला लेकर कुछ महीने के लिए बाहर जा रहे हैं। थोड़ी बहुत नोकझोंक के बाद आखिर जेलर साहब अपने मित्र रमेश के घर आ ही गए। आज इत्मीनान से बैठकर वह अपनी दिली इच्छा पूरी कर रहे हैं और अपनी मंदा को पत्र लिख रहे हैं। पत्र लिखने में जेलर साहब का अनुभव कम ही है और आसपास लिखकर फाड़े हुए कागजों का ढेर भी इसी बात की पुष्टि कर रहा है। घंटों बिताने के बाद जेलर साहब बहुत खुश हैं। वो अपने ही पत्र को देखे जा रहे हैं और गुनगुनाते हुए सर हिला रहे हैं। लगता है अपने मन के मुताबिक पत्र लिख लिया है। अरे रमेश, बस इस चिट्ठी को पोस्ट में डाल दो और देखो, पोस्टमैन के डब्बा खाली करने आने से पहले ही डाल देना। आज जेलर का लिखा पत्र आखिर उसके घर पहुंच जाएगा। मंदाकिनी हमेशा की तरह बच्चों में व्यस्त है और माँ जी किसी का इंतजार कर रही है।
माँ, माँ, चिट्ठी आई है। कितना सुंदर लिफाफा है ये। अरे, पोस्टमैन चला गया क्या? डॉक्टर से मेरी दवाई की पुड़िया लाने वाला था, नहीं लाया। हाय, कीड़े पड़े उसे। तू बता, किसकी चिट्ठी आई है? पिताजी की। और किसकी? मैं पढ़ूं? मैं पढ़ूंगा। मुझे स्कूल में थोड़ा थोड़ा सिखाया है। हाँ, चलो पढ़ो। हम भी देखें कितना सिखाया है। लो। प, परिना, प्रिय रानी। क्या बोला रे ये? ठहर, मैं जरा कान की मशीन लगा लूं ताकि कुछ सुनाई तो दे। अरे, ठीक से पढ़ो। छोड़, आशा, ले तू पढ़। हाँ माँ। प्रिय रानी, ऐसे ही लिखा है। अच्छा, आगे पढ़। अम, जब से मैं वहां से आया हूँ, ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ कीमती चीज वहां पर भूल आया हूँ। अरे भगवान, फिर कुछ भूल गए? बटवा तो ले गए थे। आगे क्या भूल गए हैं? सब तुम्हारे कारण हुआ होगा। माँ, मैंने संदूक नहीं भरा था, उषा ने भरा था। मुझे आगे पढ़ने दो। मेरा दिमाग ही नहीं चलता है आजकल। मुझे बहुत खाली खाली सा लगता है। मेरा कुछ खाने का भी मन नहीं करता। हे भगवान, फिर से गंदा पानी पी लिया होगा। दस्त लग गए होंगे। मैंने कहा भी था कि गांव के बाहर के पानी को 3 बार उबाल कर और छान कर पीना। बाबा रे, आगे पढ़। हर तरफ अंधेरा सा छाया है। कहीं आशा के लिए कोई किरण भी नहीं। पता नहीं कैसे गांव में गए हैं जहां बिजली भी नहीं है। और ये किरण कौन है? आशा के लिए लड़का देखना था तो किसी बड़े शहर का देखते, गांव का तो नहीं। माँ, तुम भी ना। दिमाग खराब हो गया है क्या इसका? मंदाकिनी, तेरा पति पागल हो गया है क्या? अरे आशा, तू पढ़। और क्या लिखा है तेरे बाप ने? हाँ, आगे पढ़ती हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं रेगिस्तान की आग में फंस गया हूँ। दिल में, मन में एक आग सी दौड़ती है। ज्यादा तीखा खाना खाने से हमेशा उनके जी में जलन हो जाती है। रोज इसीलिए तो मैं ठंडा दूध देती थी यहाँ पे। हे भगवान। मेरा दिल घर की याद में तरस रहा है। फिर वहां जाने की जरूरत ही क्या थी? 20 साल काम करने के बाद भी आप साहिब से तबादला तो रुकवा नहीं पाए। अब उन्हें वहां कौन देखेगा? कैसी फूटी किस्मत है। इतनी मेहनत के बाद भी मन में शांति तो नहीं है। और बाहर का कचड़ा खाएगा तो ये होगा ही। अरे, उसे मेरी वाली कुछ पुड़िया भिजवा दो। रात को ठंडे दूध के साथ पुड़िया खा ली तो सुबह तक सब जलन निकल जाएगी। ये पुड़िया के वजह से ही जिंदा है ये बुढ़िया। चल आशा, पत्र का उत्तर लिख जरा। हाँ हाँ माँ, बोलो, मैं लिखती हूँ। अच्छी कलम और सादा कागज लेके बैठना। हाँ माँ, कागज ले आई। लिख दे कि यहाँ सब ठीक है। यहाँ सब ठीक है, लेकिन आप चिंता में लगते हैं। लेकिन चिंता में लगते हैं। अगर आपका पेट खराब है तो डॉक्टर को दिखाएं। अगर डॉक्टर को दिखाएं। हाँ, नहीं तो वो पुड़िया
जो लिफाफे में लपेटी है उसे खा ले। नहीं तो वो बढ़िया खा ले। हाँ हाँ, आगे लिख इसबगोल। इसबगोल मिल जाए तो ले ले और रोज पिए। इसबगोल मिल जाए तो ले ले और रोज पिए। हाँ। आगे लिख, अगर इतनी बिजली जाती है तो। अगर इतनी बिजली जाती है तो 2 मोमबत्तियां खरीद लाएं। 2 मोमबत्तियां ले आए। हाँ। लेकिन अंधेरे में ना रहें। लेकिन अंधेरे में ना रहें। हाँ हाँ। क्या आपने आगे लिख, क्या आपने अपने बैग में लकड़ी का कटोरा रखा था? क्या आपने अपने बैग में लकड़ी का माँ कटोरा रखा था? अच्छा, कटोरा रखा था। हाँ। उसे ले और हर दिन बिस्तर पर जाने से पहले उसे ले और हर दिन हाँ तेल में डुबोकर अपने पैरों को रगड़े ताकि पैरों में आग ना लगे। पैरों को रगड़े ताकि पैरों में ना लगे। हाँ। और अंत में लिखना कि किरण कौन है और आशा के लिए क्यों देख रहे हैं भला उसे। ये मैं नहीं लिख रही। अरे बहू, आशा के कुंडली में मंगल भारी है, इसलिए पंडित को पहले उसे दिखाना होगा। बस आशा, लिख दिया ना सब कुछ? अब ये हाँ। ले जाकर कर दे। ठीक से संभल कर जाना और देखना डाक कहीं रास्ते में गिर ना जाए। संभल के जा। जी माँ। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि ये पत्र जेलर तक ना पहुंचे, पर आखिर वो दिन आ ही गया। जेलर साहब ने जैसे ही घर से आया हुआ पत्र देखा तो वो फूले न समाये। पत्र को दोनों हाथों में लिए जेलर साहब झूम रहे थे, गाना गुनगुना रहे थे। उन्हें क्या पता, इतना इंतजार मैंने पहले कभी किसी चीज का नहीं किया। मंदाकिनी, प्यारी मंदू, मेरी प्यारी मंदू, मंदू कंदू। आहा, क्या मजा आ गया। चलो खोलते हैं। मुझे इस लिफाफे का वजन देखकर ऐसा लगता है मंदू ने कुछ फूल भेजे होंगे सुनंदा की तरह। हाय, पूरे शरीर में गुदगुदी सी महसूस हो रही है। क्या लिखा है? ठंडा दूध, पुड़िया, इसबगोल, कटोरी, तेल। रमेश, मुझे जल्दी से तार भेजना है। इतनी जल्दी में कहाँ तार भेजना है? सब कुशल मंगल है ना? क्या लिखूं तार में? तार में लिखो, सर मेरी छुट्टी खत्म करो, मैं कल ही काम पर आ रहा हूं।